डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। DFCCL के पेपर होने वाला है और हम लोग अभी कंट्रोल सिस्टम का एक ओवरव्यू कर रहे हैं। लास्ट का 2 वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले। उन 2 वीडियो में जो है हम लोग बेसिक कवर किए हैं 2-3 चैप्टर का। आज हम लोग स्टेबिलिटी कवर करेंगे और रूट लोकस, और हो सकेगा तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस भी, और लास्ट चैप्टर में हम लोग कंट्रोलर और कंपेंसेटर का कर लेंगे। ये देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी अटैच किया हूँ, इसको मैं अगले दिन इसका सोल्यूशन लेके आऊँगा आप लोगों के बीच। ठीक है, तो चलो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम के बारे में। अब स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम हमारा क्या होता है सर? हम लोग कैसे बोलेंगे कि हमारा सिस्टम जो है स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो सबसे पहला लिखोगे कि किसी भी LTI सिस्टम को, यानी कि लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम को हम लोग स्टेबल कब बोल सकते हैं कि आउटपुट, अगर इनपुट हमारा बाउंडेड है तो आउटपुट भी बाउंडेड होना चाहिए, यानी कि बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से दूसरा चीज़ इसमें ये बोलता है स्टेबिलिटी के कंडीशन में कि अगर हम लोग इनपुट को जीरो करते हैं, यानी कि इनपुट अगर ऑप्शंस है तो आउटपुट हमारा जीरो होना चाहिए। तो इसमें ये स्टेटमेंट होता है कि इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट टेंड्स टू बी जीरो। ठीक है, अब देखो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का मतलब क्या है कि सर कहने का मतलब है, देखो मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मैथ्स का लो, e⁻⁻80 का लो, और दूसरा लो e⁻80 का। इसमें क्या देख रहे हैं कि सर हमारा जैसे टाइम बढ़ेगा, हमारा ये ग्राफ कैसे होता है, t = 0 के ऊपर 1 होगा। ठीक है, ग्राफ बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, ये टाइम एक्सिस है, ये e⁻80 का है। टाइम बढ़ेगा तो हमारा वैल्यू क्या हो रहा था, 0 हो जा रहा है, यानी कि टाइम इन्फिनिटी है तो e⁻80 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं सर कि हमारा बाउंडेड इनपुट के साथ साथ बाउंडेड आउटपुट भी हमारा ये दे रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट जो है ना ये क्या हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा 0 के ऊपर 1 होगा, इसके वजह से ग्राफ हमारा टाइम इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो ये ग्राफ भी हमारा इन्फिनिटी को टच करेगा, यानी कि हमारा आउटपुट क्या बाउंडेड आ रहा है सर? नहीं सर, आउटपुट हमारा बाउंडेड नहीं आ रहा है। तो ये हमारा अनस्टेबल सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेचुरल रिस्पांस के ऊपर कैसे बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। तो पहला कंडीशन ये होता है कि सिस्टम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा कि नेचुरल रिस्पांस जो है टाइम के साथ ग्रो करे, यानी कि टाइम इन्फिनिटी हो तो रिस्पांस भी टाइम के साथ साथ बढ़ते जाए, यानी कि इन्फिनिटी को टेंड्स करे, जैसे हम लोग e⁻80 वाला ग्राफ लिए हैं। दूसरा देखो, हम लोग स्टेबल कब बोलते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम हमारा स्टेबल कब बोलते हैं सर कि ए सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम इफ़ इट्स नेचुरल रिस्पांस डिके विथ टाइम। यानी कि देखो जैसे t अगर बढ़ रहा है, t इन्फिनिटी लिए तो इसका रिस्पांस क्या हो जाना चाहिए, 0 को चला जाना चाहिए, यानी कि टाइम के साथ साथ इसका रिस्पांस डिके होना चाहिए, यानी कि स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे देखो हमारा पहला वाला एग्जांपल स्टेबिलिटी का, दूसरा अनस्टेबल का। क्लियर है? तीसरा देखो, ये बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का नहीं हो सकता, वो दूसरा एग्जांपल होगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। तीसरा हमारा कंडीशन बनेगा मार्जिनल स्टेबल का। मार्जिनली स्टेबल कब होता है सर, ये भी देख लो। तो इसमें लिखोगे कि सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम इफ इट्स नेचुरल रिस्पांस नाइदर डिके नॉर राइज विथ टाइम। यानी कि टाइम के साथ, टाइम अगर बढ़ रहा है 0 से इन्फिनिटी, तो रिस्पांस क्या होना चाहिए, नहीं बढ़े नहीं घटे, नहीं बढ़े नहीं घटे, वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो ऑसिलेटरी नेचर का होना चाहिए। ऑसिलेटरी नेचर का मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में ऑसिलेट करते रहना चाहिए। साइनोसॉइडल बोल सकते हो, ये हमारा मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो गया। क्लियर है? एज पर रिस्पांस के आधार पर हम लोग ये चीज़ें बोल सकते हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि सर पोल के लोकेशन के अनुसार भी हम लोग बोलते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है अनस्टेबल है। तो यहाँ डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। देखो दूसरी चीज़ की है कि हम लोग बाउंडेड इनपुट में, बाउंडेड इनपुट हमारा कौन कौन सा होता है, ये भी कभी कभी हमको ध्यान में रखना है कि बाउंडेड इनपुट हमारा कौन कौन सा होता है। सर बाउंडेड इनपुट हम लोग लेंगे तो इम्पल्स हमारा बाउंडेड हो जाएगा और स्टेप, इम्पल्स और स्टेप। ठीक है, बात आती है कि टाइम डोमेन और डिस्क्रीट हम लोग अभी नहीं कंसिडर कर रहे हैं। रैंप और हमारा रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड होता है, यानी कि ये बोल सकते हैं कि टाइम के साथ साथ इसका रिस्पांस भी हमारा इन्फिनिटी को जाता है। ये हमारा अनबाउंडेड का एग्जांपल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब पोल के लोकेशन के अनुसार हम लोग सिस्टम के स्टेबिलिटी के बारे में क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। देखो सर, अगर हमारा इफ पोल ऑफ द सिस्टम लाई एट रियल एक्सिस ऑन LHS ऑफ एस प्लेन, देखो कहने का मतलब है ये हमारा प्लेन है। ठीक है, अगर पोल हमारा LHS साइड में है, यानी कि हमारा पोल -α कुछ इस तरीक़ा से है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसको लिख लो TS K/S+α हो जाएगा। ठीक है, पोल का लोकेशन से हम लोग क्रॉस से दिखाते हैं, तो हम लोग पोल LHS में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा, यानी कि इफ द आउटपुट ऑफ सिस्टम इज बाउंडेड इन द एब्सेंस ऑफ आउटपुट टेंड्स टू बी 0, ये हमारा स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इफ द पोल ऑफ द सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड लाई LHS ऑफ एस प्लेन, यानी कि ये भी हमारा LHS में होना चाहिए
और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में पोल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 पोल होगा, तो यानी कि इस पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी हमारा स्टेबल सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है तीसरा हम लोग देखते हैं कि इफ द पोल ऑफ द सिस्टम लाई एट रियल एक्सिस ऑफ RHS ऑफ एस प्लेन। मैथमेटिक्स से सब इस सब डेरिवेशन हो सकता है, अब देखोगे तो, ठीक है। जैसे हम लोग RHS में लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि अनस्टेबल हो जाएगा सर, क्लियर है। RHS में जाने का मतलब है कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। अब कितना क्या होगा वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे और मैथ्स हम लोग नहीं ले रहे हैं। उसके बाद से चौथा हमको देखना है कंडीशन कि हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा इफ़ द सिंपल पोल लाई एट द इमेजनरी एक्सिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये मार्जिनल स्टेबल का एग्जाम्पल होगा। यानी कि देखो जैसे हमारा सिंपल पोल है जो कि इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है, इसको ले लो जे बीटा, इसको ले लो माइनस जे बीटा, ये इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है, ये रियल एक्सिस है, इसको बोल सकते हैं कि ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम का एग्जांपल है अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पोल, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को कंक्लूड करके लिख लेते हैं, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। एक पूरा चैप्टर एक तरह से ओवरव्यू हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहो, पूरे वीडियो को देखो, बहुत फायदा होगा आपको। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। कब बोलेंगे द सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम? कब बोलेंगे? व्हेन ऑल द पोल्स, पहला पॉइंट लिखो, व्हेन ऑल द पोल्स ऑफ सिस्टम लाइज एट LHS ऑफ एस प्लेन, ठीक है। LHS ऑफ एस प्लेन में रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कब अनस्टेबल बोलेंगे? द सिस्टम इज, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। इसको अनस्टेबल सिस्टम कब बोलेंगे? जब हम लोग, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ एनी, सब मैथ से सब आप समझ सकते हो, इफ़ एनी, जब पढ़ेगा कोर्स तब देखेंगे, इफ़ एनी पोल ऑफ द सिस्टम लाई एट RHS ऑफ एस प्लेन, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड में रहेगा तो बोलोगे कि हमारा अनस्टेबल हो गया। दूसरा ये बोल सकते हो कि मल्टीपल पोल एग्जिस्ट एट इमेजनरी एक्सिस, ठीक है, मल्टीपल पोल इमेजनरी एक्सिस के ऊपर, तब भी बोलोगे कि अनस्टेबल है। तीसरा केस क्या बनेगा सर हमारा? द सिस्टम इज मार्जिनल स्टेबल सिस्टम, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। तो इसमें लिखोगे इफ सिंपल पोल लाई एट इमेजनरी एक्सिस। सिंपल पोल मतलब कि उसमें कोई रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल पोल लाई एट इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। देखो आप खुद बताओगे कि आपका क्या चीज़ का एग्जांपल है। हमारा एक पोल, 2 पोल यहाँ दिया हुआ है, बताओ ये आपका सारे पोल की तरह, सारे पोल आपके LHS में है, नहीं तो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है। ये इमेजनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया। तो इसको क्या बोल सकते हो सर कि ये हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। मार्जिनली क्यों आ गया? क्योंकि हमारा सिंपल पोल कहाँ पे आ गया है? इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। ये हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हो? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस। इसको क्या बोल सकते हो कि ये सर हमारा अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल पोल आ गए ना इमेजनरी एक्सिस के ऊपर। तीसरा देखते हैं सर, एक पोल यहाँ पे है, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हमारा 5 पोल है, तो पांचों हमारा LHS में, तो स्टेबल सिस्टम है, क्लियर है। चलो अब हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल ये भी बन सकता है कि सर अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो देखो अब्सोल्यूट स्टेबिलिटी में क्या बोल सकते हो कि सिस्टम आर सेड टू बी अब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम इफ इट इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ पैरामीटर के। सारे वैल्यू ऑफ के लिए स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ये सारे फॉर ऑल, ये सब एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी तो बेसिक पढ़ रहे हैं तो बहुत कुछ आइडिया आपको नहीं लग रहा हो, लेकिन बस समझ के जाना है। पेपर लास्ट दिन में है, पेपर के बाद जाके ये सब भी पढ़ के जाओगे तो पक्का ही यहाँ से सवाल लगने ही लगने हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कंडीशनल स्टेबिलिटी। कंडीशनल स्टेबिलिटी में क्या बोल सकते हो कि सर
हमारा देखो इसमें लिखोगे सिस्टम इज कंडीशनल स्टेबल सिस्टम इफ इट इज स्टेबल ओनली फॉर सम वैल्यू ऑफ पैरामीटर के। ये सब हम लोग सीखेंगे कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल समझना इसको कि ये सम वैल्यू ऑफ के लिए क्या होगा, स्टेबल होगा। सम वैल्यू ऑफ के लिए स्टेबल होगा, यानी कि सम वैल्यू ऑफ के लिए इसका पोल कहाँ पे होगा, LHS में होगा। सम वैल्यू ऑफ के लिए इसका पोल कहाँ पे होगा, RHS में होगा। मीनिंग समझ रहे हो, सारा तो पोल से ही रिलेट करना हम लोग को, क्लियर है। चलो अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड सीख लेते हैं, RH क्राइटेरिया मेथड। ठीक है, RH क्राइटेरिया मेथड है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 3-4 पॉइंट है, चारों पांचों पॉइंट को देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग बस एक सिंपल सोच लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा वो बनता है RH क्राइटेरिया। ठीक है, बस उतना ही पे हम लोग उसको फिनिश कर लेंगे, ज़्यादा उसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। देखो RH क्राइटेरिया से हम लोग जो है ना, RH क्राइटेरिया से हम लोग बहुत सारा पॉइंट पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग RH क्राइटेरिया से निकालते हैं स्टेबिलिटी QS S4 दिया हुआ है। देखो कैसे इसको टेबल बनाते हैं वो सिखा देते हैं। +2SQ +6S² +8S +10 = 0। देखो आपको ये सोचना है कि सारे कोफिशिएंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो S4 के बाद 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। ठीक है, तो सारे प्रेजेंट है, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप स्टेबिलिटी इसका चेक करोगे, जब कोई भी मिसिंग रहे तो डायरेक्ट बोल दोगे कि ये हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखोगे S4 S3 S2 S1 S0। ठीक है, हाईएस्ट कोफिशिएंट से लिखना शुरू करती है। चलो अब S4 S2 और S0 ठीक है का कोफिशिएंट लिखोगे 1 6 और 10। ठीक है, अब वो लिखोगे S3 S1। ठीक है, S3 का कितना है 2 8 और ये 0 हो जाएगा। अब देखो कैसे करता है। नेक्स्ट हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जैसे डिटर्मिनेंट का करते हैं ना, 6 × 2 मल्टीप्लाई होता है, 8 × 1 मल्टीप्लाई होता है। 6 × 2 8 × 1 डिवाइडेड बाई ये 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलो सर, डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ रहा है 12 - 8 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, तो इस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। तो चलो सर 2 × 10 - 1 × 0/2 तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलो 10 लिख दिया सर। ठीक है, ये समझ गए। करना क्या है, बस आपको 2 से 10 को मल्टीप्लाई करना है और ये 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। चलो अब हम लोग करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में हमारा ये 2 और 8 मल्टीप्लाई होगा 10 और 0 सो 16 - 20/2 यानी कि -2 आ जा रहा है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 0 से, ये 0 से, यानी कि क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करो, ये देखो 10 हो जाएगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब देखो कैसे समझेंगे हम लोग को। करना क्या है इसमें, हम लोग को मेनली ये फर्स्ट कॉलम को ही ध्यान में रखना है। फर्स्ट कॉलम को ध्यान में रखना है। इस फर्स्ट कॉलम में देखना है कि कितना बार नेगेटिव साइन आ रहा है। तो चलो हम लोग चले 1 2 2, यहाँ पे एक बार नेगेटिव साइन आया। देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा, यहाँ प्लस दे दो प्लस दे दो प्लस दे दो, माइनस है प्लस दे दो। साइन कितना बार चेंज हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा, साइन चेंज हुआ एक बार, फिर माइनस से प्लस हुआ, यानी कि साइन चेंज 2 बार हुआ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 बार साइन चेंज होने का मतलब हमारा सिस्टम पहले ही हो गया अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल क्यों हो गया, क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन आ गया पहले कॉलम के अंदर में, डायरेक्ट बोलोगे अनस्टेबल हो गया। दूसरा ये बोलोगे कि जितना हमारा साइन चेंज हुआ उतना पोल हमारा कहाँ पे है, RHS में है। तो यहाँ पे लिखोगे कि 2 पोल्स RHS ऑफ S प्लेन। लेकिन एग्जैक्ट पोल नहीं पता है कि कौन सा है, लेकिन 2 पोल पता है कि है सर, 2 पोल हमारा RHS में है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन कौन सा पोल है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 पोल्स ऑफ RHS ऑफ 2 पोल RHS ऑफ S प्लेन। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। तो बस बेसिक इसको ही समझ के जाना है। बहुत सारा क्राइटेरिया इसमें, लेकिन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन है तो बहुत सारा पॉइंट इसमें पढ़ने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रूट लोकस के बारे में। रूट लोकस देखो, रूट लोकस में आपको 2 क्राइटेरिया याद रखना है। पहला क्राइटेरिया है सर इसमें मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया, दूसरा है एंगल क्राइटेरिया। देखो पूरा कंट्रोल सिस्टम में आपको अच्छे से आना चाहिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, यानी कि tan वैन का एंगल निकालने का मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होता है। ठीक है, चलो अब इसमें मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग जाएंगे। ठीक है सर, वो इम्पोर्टेंट है। चलो तो यहाँ पे लिखोगे पहला मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया में कि हमारा सर क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए
जी एस लिख लो, मॉड जी एस एच एस का वैल्यू 1 होना चाहिए। यहाँ से आप ओमेगा निकाल लोगे, ठीक है। ओमेगा निकालोगे तो फिर क्या बोलता है सर, इसका जो एंगल होता है ना जी एस एच एस का, वो क्या होना चाहिए सर, 2q + 1 इंटू π/2 होना चाहिए। q हमारा क्या होना चाहिए, 0 1 2 3, ठीक है। ये हमारा एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया होता है। क्लियर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एंगल और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज़ सर, ये डायरेक्ट इसको नहीं भी करोगे तो निकल सकता है, ये सॉरी पाई होगा, नहीं भी करोगे तो निकल सकता है। अब हम लोग इसका रूल देखते हैं सर, कौन कौन सा रूल है। रूल फॉर RL रूट लोकस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। रूट लोकस कंस्ट्रक्शन, रूट लोकस पढ़ रहे हैं ना अभी हम लोग, तो रूल्स पढ़ेंगे रूट लोकस कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। अब ये नहीं देख रहे कि रूट लोकस क्यों होता है, क्या होता है, वो सब चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो रूल्स 1 में देखो क्या होता है। इसमें क्या बोलता है कि रूट लोकस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस बिकॉज रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। इसमें क्या बोला है कि रूट लोकस जो होगा ना, रूट का जो लोकस होता है, रूट लोकस का मतलब होगा कि जो भी रूट्स है ना उसके लोकस को ड्रॉ करके हम लोग एनालिसिस करते हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि जो रूट लोकस होगा ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, ये सिमेट्रिकल होगा रियल एक्सिस के। तो यहाँ पे क्या आप बोल रहे हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सिमेट्रिकल है क्या रियल एक्सिस के, नहीं सर, तो ये हमारा नॉट वैलिड होगा, ठीक है। ये हमारा नॉट वैलिड होगा। देखो ये सब चीज़ आपको काम करनी है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा रूल क्या देखते हैं हम लोग, दूसरा रूल हम लोग ये देखते हैं कि सर अगर हमारा P > Z है तो रूट लोकस ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड इट विल टर्मिनेट आइदर एट ओपन लूप जीरोज और एट इन्फिनिटी। ये भी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन बस इसको सुन लो, ठीक है। रूल दूसरा में जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं बता दूंगा, वहीं आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा रूल है कि इफ़ P > Z देन टोटल नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच इज इक्वल टू पोल के बराबर होगा, या जो बड़ा होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। चौथा देखो, चौथा जो है ना रूल इंपॉर्टेंट है, चौथा रूल इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस विल बी लाई एट रूट लोकस इफ द टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज टू द RHS ऑफ दिस पॉइंट इज ऑड नंबर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, k/s+2 ले लो, s+5 ले लो, s+1, s+10 ले लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोल्स कितने हैं, पोल्स मतलब डिनोमिनेटर में कितने हैं, -1 -10, ठीक है, -1 और -10। जीरोज कितने हैं, जीरोज हमारे -2 और -5, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं सर, ड्रॉ करते हैं, देखो यहीं से सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोल्स कहाँ कहाँ पे है, -1 और -10 के ऊपर, जीरोज कहाँ कहाँ पे, -2 और -5 के ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या बोला है इसमें, स्टेटमेंट क्या है कि ए पॉइंट ऑन रियल एक्सिस विल बी लाई एट रूट लोकस इफ टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ जीरोज टू RHS ऑफ दिस पॉइंट इज ऑड नंबर। कहने का मतलब है कोई भी पॉइंट रूट लोकस के ऊपर कब लाई करेगा, जब उसके RHS में नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज कितने के बराबर होंगे, ऑड नंबर के बराबर होंगे। तो बताओ ये जो इसके बीच का जो पॉइंट है, 1 मिनट में यहाँ पायलट जो इसकी ये वाला पॉइंट है, ये रूट लोकस पे रहेगा कि नहीं, जीरो और पोल के बीच में रहेगा सर, क्योंकि हम इसके राइट साइड में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो कितना नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज है, एक पोल है, यानी कि -1 और -2 के बीच में रूट लोकस लाई करेगा। रूट वो पॉइंट जितने हैं सारे रूट लोकस पे लाई करेंगे। अब बताओ -5 और 2 के बीच लाई करेंगे क्या, नहीं सर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके राइट साइड में एक पोल और एक जीरो, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरोज कितने हो जा रहे हैं, 2 हो जा रहे हैं, यानी कि ऑड नहीं है तो रूट नहीं होगा। अब इसके देखो -5 और -10 के बीच लाई करेंगे, क्योंकि उसके राइट साइड में 3 हमारे पास रूट्स हैं, 2 जीरोज और एक पोल है, ठीक है। यानी कि ये भी -10 और -5 के बीच में भी जो भी पॉइंट्स है रूट लोकस के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद में रखना है। चलो पांचवा पॉइंट देखो क्या होता है। पांचवा पॉइंट देता है कि P > Z then P - Z branch will be terminated at infinity along a certain straight line which called asymptotes। हमेशा पूछता है कि asymptotes एंगल क्या होता है, asymptotes, ठीक है। तो ये हमारा ये बताता है कि कितना एंगल के साथ रूट लोकस जो है इन्फिनिटी या किसी ब्रांच के ऊपर टर्मिनेट करता है। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स पूछता है, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ बस, ठीक है। ये कहाँ से जाता है, जब रूट लोकस रियल एक्सिस से आप टर्मिनेट करेंगे ना किसी पॉइंट पे जाएगा, 2q + 1/P - Z × 180 डिग्री। इसको हमेशा आप ध्यान में रखोगे। q आपका कितने के बराबर होगा, q हमारा 0 से लेके P - Z के बराबर, P - Z - 1 के बराबर होगा, सॉरी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। P - Z - 1 के बराबर होगा।
एंगल ऑफ एसिम्प्टोट आपको याद रखना है। क्लियर है। अगर मान लो कि आपका जेड जा रहा है तो जेड माइनस पी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमारा ये भी हो सकता है 2 की प्लस 1 बाई जेड माइनस पी इंटू 180 डिग्री। इसमें कन्फ्यूजन की बात कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हमारा जेड हो सकता है ना कि ये हमारा कब होगा, जब पी ग्रेटर देन जेड होगा, पोल ज़्यादा हो सके हम होगा जीरो से। ये किस कब होगा, जब जीरो ज़्यादा होगा पोल से। क्लियर है, दोनों एंगल वैलिड है, दोनों फार्मूला वैलिड है। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान में रखना। छठा पॉइंट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट बोलता है कि सेंट्रॉयड करके एक नाम सुनोगे, सेंट्रॉयड। ये क्या बोलता है कि द एसिम्प्टोट्स कट द रियल एक्सिस एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। यानी कि एसिम्प्टोट्स जिस भी पॉइंट के ऊपर रियल एक्सिस को कट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, टोटल पोल में जीरो तो होता ही है, यहाँ पे लिखोगे सम ऑफ क्या, रियल पार्ट ऑफ पोल, ठीक है, माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ, मैं बता देता हूँ एग्जांपल देके, जीरोज। ठीक है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो। अब देखो इसमें क्या होगा, देखो एग्जांपल लेते हैं। जी एस एच एस दिया हुआ है हमारा के बाई एस इंटू एस प्लस 2 इंटू एस प्लस 4। यहाँ पर सारा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट पोल कितना है, 3 है। एक है जीरो के ऊपर S1 ले लो, एक है हमारा S2 ले लो -2 के ऊपर, एक है S3 ले लो -4 के ऊपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना इन्फिनिटी पे जाएगा, 3 - 0 क्या होता है, फॉर्मूला होता है P - Z होता है ना, यानी कि जीरो से यहाँ पे जीरो है, जेड के पहले जीरो, कोई जीरो नहीं है, यानी कि 3 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालना सीख गया। अभी क्या होता है 2q + 1 बाई P - Z इंटू 180 डिग्री। क्यू का वैल्यू कहाँ से लगेगा, क्यू का वैल्यू लेंगे 0 से लेकर के P - Z - 1 तक, यानी कि 3 - 0 - 1 यानी कि 2 तक, 0 1 2। ठीक है, चलो, यानी कि 3 एंगल होगा। देखो 3 एसिम्प्टोट्स भी हो रहा है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स और एंगल हमारा इक्वल आएगा। देखो अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालो, एक बार q = 0 के लिए निकालो तो क्या होगा, 2 × 0 + 1 बाई P - Z यानी कि 3 - 0 इंटू 180 डिग्री, यानी कितना होगा ये 60 डिग्री। उसके बाद से क्या, q = 1 के लिए निकालो, 2 × 1 + 3 × 180 डिग्री, कितना आएगा 180 डिग्री। q = 2 के लिए निकालो, 2 × 2 + 1 बाई 3 × 180 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, 3 एंगल आ गया। क्लियर है। अब सेंट्रॉयड निकालना है आपको। अब मेन बात है कि इसमें सेंट्रॉयड निकालना है। सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल कितना है, -0 -2 -4 प्लस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरो, 0 है। टोटल पोल कितना है 3, टोटल जीरो कितना है 0, यानी कि कितना आ गया -6/3 यानी कि -2। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ रियल पार्ट्स लेना है, या नीचे P - Z यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोल मैंने टोटल नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, -2 आ गया सेंट्रॉयड। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इतना ही आपको, बस आपको इतना ही पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन नहीं पढ़ो, फिर आपके वो काम का नहीं है। क्लियर है। अब एक एंगल ऑफ डिपार्चर पूछ देता है कि किसके लिए होता है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल ऑफ, इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन लिख लो बस ऑब्जेक्टिव के लिए कि ये हमारे कब होता है सर, ये हमारे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल के लिए होता है, और एक होता है हमारा एंगल ऑफ अराइवल, ये हमारा किसके लिए होता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जीरोज के लिए होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया रूट लोकस तक। अगले दिन से हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।